हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट्स है जिसमें ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, मतलब व्हेन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स आर डिफरेंट। ओके, दूसरा जो पार्ट्स है उसमें पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हेन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर सेम। ओके, जब सेल्स के ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होंगे तब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे, और पहले वाले पार्ट्स में हम करेंगे व्हेन डिफरेंट होंगे, मतलब ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हेन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट का केस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, मान लीजिए, सपोज कीजिए, लेट टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड ये J1 बोलते हैं, इसके J1 एंड J2 आर कनेक्टेड in series combination having internal resistance R1 एंड R2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन, इसको ये E1 है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमें E1 बोलने की आदत हो गई। ये J1 है और ये R1 है, ये J2 है और ये R2 है। ओके, यहाँ पर A पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, B। इक्विवेलेंट जब हम इसका सर्किट बनाते हैं, इस पर्टिकुलर सेल्स के इक्विवेलेंट को लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, ये हम लिखते हैं। ओके, और ये क्या है, A एंड B, दो पॉइंट्स। ओके, जहाँ इंटरनल आपको नेट EMF निकालना है। देखिए, ये I करंट है, ये I करंट। ओके, नेट I वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले एक एक करके इसके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे C, ठीक है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, करंट तो सेम ही है, तो जब करंट सेम रहता है तो जो चीज़ डिफरेंट होता है उसके साथ गेम खेलते हैं अपन, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आप कैपेसिटर का पढ़े थे और रेजिस्टर्स का, उसी तरह से ये यहाँ भी है। तो यहाँ भी, वहाँ पर भी क्या होता था, डिफरेंट होता था, उसको हम फॉर्मूला में लाते थे और उससे हम इक्विवेलेंट चीज़ को तो इग्नोर कर देते थे, वो कट जाता था। वैसे ही कुछ यहाँ होने वाला है। ओके, तो जैसे होगा क्या, यहाँ पर हमें निकालना है, मान लीजिए सपोज कीजिए VA माइनस BC अगर निकालना है तो E1 माइनस I R1, ठीक है, और BC माइनस BB निकालना है तो E2 माइनस I R2। ओके, ये है आपका ये, समझ में आई बात है। तो हमने इसको ऐड करना है, एडिंग अबव इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को ऐड करें ऊपर वाले को तो क्या लिखेंगे, ये कट जाएगा, VA माइनस BB एंड E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा। अब इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन 1। इक्विवेलेंट के लिए, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे VA माइनस BB इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, E2 माइनस IR2, IR इक्विवेलेंट। ओके, ये EMF से माइनस, ये थोड़ा चीज हमने पढ़ा है किसमें, टर्मिनल पोटेंशियल के रिलेशन के साथ, ये कैसे इक्वेशन लिखते हैं, तो ये चीज मैंने उसी के आधार पर लिखा है। ओके, बाकी आप किरचॉफ्स रूल में और सारा चीज समझेंगे कि किसके अक्रॉस नेगेटिव होते हैं, किसके अक्रॉस पॉजिटिव होता है। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से, तो जैसे 1 2 से लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये E इक्विवेलेंट E1 प्लस
E2 लेंगे और यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ओके, अब हमें मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम ऐसा केस ले यहाँ पर जिसमें n सेल्स कनेक्टेड हो, n डिफरेंट EMF हो और n सेल्स आपस में कनेक्टेड हो सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन n different cells are connected, अगर n डिफरेंट सेल्स कनेक्टेड हो तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 डैश डैश En n। ओके, और अगर हम इसकी लिखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की तो R1 प्लस R2 डैश डैश Rn। ओके, तो ये n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब कहने का E1 माइनस आई R1, ये हमने टर्मिनल पोटेंशियल में लिखा, समझा था। इन सब को मैंने ऐड किया, एक इक्वेशन बनाई और इन दोनों से क्या कर दिया, हमने कंपेयर कर दिया। इस दोनों से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से या तो कंपेयर कर दीजिए या इक्वल कर दीजिए, तो ये चीज़ें जो है ना सामने आएगा और इसको हम IR1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप्स अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो इसको इक्वेट कर लीजिए, E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। ओके, और इस दोनों को हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वेट करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड को अगर करस्पॉन्डिंग साइड को साइड्स इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग साइड इक्वेट करेंगे तो साइड्स को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला चीज़, ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात है। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, अब हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस लेंगे। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ये जो केस है कौन सा है, सेकेंड नंबर में पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट टू सेल्स ऑफ U1 and E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं इन पैरेलल। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पैरेलल लिख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 R2 क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रफ कर दीजिए और किस कॉम्बिनेशन में लगा दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में था और हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको सारे रफ कर दीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। तो करंट डिफरेंट होगा तो यहाँ से ऐसे, इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, इस पर एक क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इक्विवेलेंट EMF निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। उसमें बस एक चीज़ किया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। हम समझाते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो डेरिवेशन इसका है वही सेम ही रहेगा। ओके, तो ये है U1 E2 R1 R2। ओके, इसका करंट कितना है I1, ये करंट कितना होगा I2, और ये करंट जो होगा वो I होगा। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाना है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाएंगे ना, तो वो कितना होगा, ये E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये R इक्विवेलेंट है। ओके, हमने इसको मॉडिफाई करके ये बना दिया। अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा I। तो अच्छा, ये समझ में आई बात है। मुझे ये बताना है कि इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए A पॉइंट ये है और ये क्या है, B पॉइंट है। तो इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस अगर V पोटेंशियल है तो यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम ही रहता है, करंट डिफरेंट होता है। तो हम पोटेंशियल को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपको लिखना है V टर्मिनल पोटेंशियल, जो कि आपने इसकी फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो ये क्या, I1 R1
नहीं, एक आपने एक डेफिनेशन लिखी थी, ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो है ड्रॉप होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको लिखेंगे। तो E1 यहाँ पर, ओके। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली अगर आप लिखे तो E2 माइनस I2 R2, ओके, इतना लिखेंगे। और हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन से और ऊपर वाले इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ ये इधर जाएगा और ये इस साइड आएगा। एक काम करें, इसको कंप्लीट कर ले। I1 R1 इक्वल टू ये चीज़ है, इधर है U1 माइनस V, ओके। तो ये I1 है और U1 माइनस V अपॉन R, ओके। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सिमिलरली अगर आप इसके निकालना चाहो तो क्या निकालोगे, I2 R2 ये वाला चीज़, E2 माइनस V, ओके। और I2 की वैल्यू आपको निकालनी है तो E2 माइनस V अपॉन R2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है। अब हमें इस इक्वेशन के लिए, इक्विवेलेंट के लिए I की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, देखिए E मतलब V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, और I की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको इस साइड लाए तो इतना कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ओके। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ओके। तो ये I की वैल्यू हो जाएगी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये तो हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर कितना, 3। अब इक्वेशन 1 2 3 से हम लिख सकते हैं, 1 2 3 अगर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ओके। इस दोनों को अगर हम ले तो क्या लिखेंगे, इससे अगर हम सॉल्व करें तो इसको रफ कर देते हैं, ओके। यहाँ पर ओके, ये करेंगे आप, इसको रफ करके इसको लिखिए। तो पहले तो आप I को लिखिए, I इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए मुझे, I1 प्लस I2, इतना जो हमने किया है इसी के लिए किया है, ठीक है। ये जो हम कर रहे थे इतना काम, वो इसी के लिए कर रहे थे। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 की वैल्यू है, देखिए I1 की वैल्यू कितनी लिखी, यहाँ पर लिखे हैं आप, ये जो लिखे हैं ना E1 अपॉन R1 लिख सकते हैं इसको, माइनस V अपॉन R1, नहीं ये पहला है ये, ओके। और प्लस यहाँ पर ये Z2 माइनस V अपॉन R2, ओके। तो अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखें तो कितना लिख सकते हैं, Z2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, इतना लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर लिख के इसको लिखना है, सॉल्व कर देना है इसको, बस यहाँ पर लिख करके इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए ये है E इक्विवेलेंट, यहाँ पर E इक्विवेलेंट माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर ये R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इसको जब यहाँ V वाले को टर्म को एक जगह ले आइए और E वाले टर्म को, या जाई जिसको बोलते हैं, बार बार मैं E बोल जाता हूँ क्योंकि बोलने की आदत हो गई है, तो बट लेकिन V ये जाई बोलते हैं इसको, V को वाले टर्म को एक जगह ले आइए। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ओके। और इसको हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, और इसको सॉल्व करिए तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस V इक्वल टू 1 अपॉन
ये R1 इंटू R2 प्लस R1, ठीक है। इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने इक्वेट करना है। तो इक्वेट जैसे ही करेंगे आप यहाँ पर निकलेगा जो वैल्यू इक्वेटिंग बोथ साइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट। पहले ये अगर लिख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ इक्वेट कीजिए, यहाँ से V1/V इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ओके। अब हमें क्या करना है, ये है V तो कैंसिल हो गया, सॉरी V का तो मतलब ही नहीं है, 1/R, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। अब हमें E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, यहाँ से हमने करना है क्या, R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको रब कर दीजिए, यहाँ पर ये जो है ना E इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख देनी, और ये E1 प्लस R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, जैसे इसको सामने लिखेंगे ना R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये खत्म E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, E इक्विवेलेंट, ये हो गया तुम्हारा E इक्विवेलेंट। अच्छा, अगर मान लो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी, तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ईएमएफ? ईएमएफ तो इक्विवेलेंट वही आने, नहीं, ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा, इस पर इंटरनल रेजिस्टेंस और E1, तो इसी फैक्टर पर तो डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, दूसरा क्वेश्चन वो पूछा था, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दे तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी यही रहने वाला है, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो भी कितना रहने वाला है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रहने वाला है तो क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण इस पर कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो आपको यही इसका आंसर सेम ही होगा। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए, इस बार जो 2020 का क्वेश्चन था, मेरे भी कुछ बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए, सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो फिर कैसे निकलेगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही रहेगा। अच्छा, ईएमएफ भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ईएमएफ तो इंटरनल रेजिस्टेंस और इस पर फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट है, ओके। तो ये है आपका combination of cells parallel and series when EMF and internal resistance are different। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, when EMF and internal resistance are equal, ओके। देखिए इसमें EMF डिफरेंट नहीं है, सेम है, ओके। लेट n cells are connected in series combination having EMF E and internal resistance R, okay, R, and external resistance R is also connected, इसको भी कनेक्ट कर दी, ओके। अब हमें क्या करना है, नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। देखिए आपने पढ़ा है
कि E इक्विवेलेंट जो होता है ना E1 प्लस E2 प्लस E3, पहले वाले केस में जब डिफरेंट था तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 E2 E3 कितना टाइम्स n टाइम्स, तो n टाइम्स में क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा n, मतलब इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी n। अब इक्विवेलेंट EMF तो निकल गया, हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी, तो R इक्विवेलेंट आपने अभी पढ़ा है क्या, R1 R2 R3 और कितना टाइम्स n टाइम्स, क्योंकि n सेल्स लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा NR इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ओके, बट करंट कितना फ्लो होगा ये देखना है, तो I इक्वल टू कितना होगा, जितना E इक्विवेलेंट है अपॉन R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना, तो ये NE अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है NR, और ये क्या है कैपिटल R, तो कैपिटल R प्लस NR ये हो जाएगा I की वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे NE अपॉन R प्लस NR। ये अब हमें स्पेशल केस लेने हैं कि किस वाले कंडीशन में हमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये चेक कर लेंगे। मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन किस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए प्रिफरेबल है, यूजफुल है, उसको हमको जज करना है, फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए स्पेशल केसेस, यहाँ से समझ लेते हैं स्पेशल केसेस। ठीक है, देखिए स्पेशल केस में क्या है, पहला केस है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि R जो है ना, ये वाला R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन NR, NR से बड़ा है, बहुत बड़ा, तो जब बड़ा है तो ये चीज डोमिनेट कर जाएगा, मतलब कहने का I इक्वल टू क्या हो जाएगा NE अपॉन R हो जाएगा। मतलब मान लीजिए छोटा हो, अगर छोटा हो R जो है ना ये है NR, ये बड़ा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा NE अपॉन NR, नहीं तो E अपॉन R, मतलब एक करंट एक सेल से मिलेगा हमको, तो यहाँ एक सेल से मिलने वाले करंट का n टाइम्स मिलेगा। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। तो व्हेन, यहाँ पर लिख लेंगे, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, रेजिस्टेंस इज ग्रेटर then series combination is preferable, combination is useful, ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, यूजफुल होगा। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। ओके, तो हमने जो पहले डिफरेंट सिचुएशन में निकाला था, कंडीशन में ईएमएफ की वैल्यू निकाला था, वैसे उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ 2 ही है, और तब देखते हैं एम के लिए कितना होगा। हमने माना है एम सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कैपिटल आर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। मतलब कहने का ये जो है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एम टाइप्स कनेक्टेड। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईएमएफ निकालना है। तो E1 R1 प्लस E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अब देखो इसको हम जब इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ER प्लस ER अपॉन R2R, मतलब 2 हो गया तो 2ER अपॉन 2R, R कैंसिल, EMF E। मतलब इसी तरह से अगर हम M के लिए भी लेंगे ना तो भी इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, EMF जो होगा वो E ही होगा इक्विवेलेंट EMF। ये दिखाने के लिए था, जस्ट एग्जांपल के लिए समझाया था मैंने, बट इक्विवेलेंट EMF तो इतना ही होगा। ओके, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमने कनेक्ट करना ही है इसमें, यहाँ पर, और हमें क्या करना है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये A है और ये B है। ओके, हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले होगा कितना। तो देखिए ये सारे, इसको भूल जाइए, और ये सारे कितने M टाइम्स है कनेक्टेड, M
सेल्स है कनेक्टेड, तो M इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। तो अगर हम निकालें 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, M टाइम्स 1/R प्लस 1/R, और कितना टाइम्स M टाइम्स, तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो M/R होगा, और 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/M। तो ये होगा तुम्हारा पहला। अब हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी। तो करंट इक्वल टू क्या है, E/R/M प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, ये है आपका। अब इसमें हमें सॉल्व करना है सब स्पेशल केसेस को, मतलब करंट तो इतना ही फ्लो होगा। अब हम लेंगे क्या, स्पेशल केस। देखिए स्पेशल केस, पहला है स्पेशल केस क्या, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ना वो बड़ा है। मान लीजिए सपोज कीजिए वो इतना टाइम्स बड़ा है, मतलब कहने का इसको अगर सॉल्व करें तो आप देख लीजिए जैसे R की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है। तो R की वैल्यू जब बड़ी होगी किसके, R/M से, ठीक है। तो R की वैल्यू जब बड़ी होगी, ये छोटी है, तो जो चीज बड़ा होता है वो डोमिनेट कर जाता है, तो E/R। ओके, तब करंट जो है ना किसी एक सेल से कितना जो करंट ड्रॉ होगा उतना ही होगा, एक EMF। ओके, अब देखिए दूसरा केस, व्हेन R/M, मतलब R इज वेरी वेरी लेस देन M, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/M ग्रेटर है, तो MER, मतलब E/R। अब M टाइम्स जितना करंट ड्रॉ करेगा सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस, उतना गुना क्या मिलेगा हमको, करंट मिलेगा। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेल हो जो कि सेल बहुत पुराना हो गया हो, तो वैसी केस में हमें कैसा कॉम्बिनेशन करना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तब हमें ये सिचुएशन मिलेगा, M टाइम्स ऑफ करंट थ्रू एनी सिंगल सेल। ओके, तो ये होता है केस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब प्रेफरेबल होगा, जब हम ऐसा करेंगे केस कि मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ओके, इन ओल्ड सेल, जब पुराना हो जाता है सेल तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, वैसे केस में ये प्रेफरेबल होगा। when internal resistance is, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तो कौन सा, सीरीज। जब इंटरनल रेजिस्टेंस, when internal resistance is greater, resistance is greater, जब ज्यादा हो, then कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, और ओके, समझ में आई बात है इतनी। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस। ओके, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। इससे पहले वाला थ्योरी तो मैंने डिस्कस कर दिया कि उसमें क्या किया था, EMF डिफरेंट दिए थे, U1 U2 R1 R2, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया था। कंफ्यूज करा था बच्चे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कैसे निकालेंगे। सब पढ़ के जाते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के विदाउट कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वही होगा EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस वाले केस में क्या किया उसने, E1 एंड E2 की वैल्यू 5 वोल्ट डाल दी, R1 और R2 की वैल्यू 2 ओम। अब पूछ रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसको फाइंड आउट करना है या उसको चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, करंट कितना जा रहा है। करंट अगर पता चल जाएगा, हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। और अभी आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है करंट का, EMF अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नहीं, तो ये जो है ना EMF कितना है, 5 वोल्ट। ओके, अभी फॉर्मूला से देख लो, फॉर्मूला में EMF इक्विवेलेंट जो था वो भी 5 ही था, और R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका और इसका इक्विवेलेंट वैल्यू अगर निकालिएगा तो R1 इंटू R2, अभी मतलब सिंपल सा आप लगा लीजिए ना, R/M, तो 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम, और 1 ओम प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा 5/11। तो ये हमारा क्या है I, और I हमें निकल गया ना, तो हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो I इंटू R, तो 5/11
इंटू 10 मतलब 50/11। ये कितना है, सॉरी इतना वोल्ट, ये पोटेंशियल हो जाएगा। ये आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो 3 नंबर में तो सॉरी 3 नंबर का तो क्वेश्चन ही था, तो 2 नंबर में वो पूछ लिया, 1 नंबर में ये पूछ लिया उसका डेरिवेशन जो था। ओके, थैंक यू।